स्थित फोर्टिस हॉस्पिटल अपनी सेकंड एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहा है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके खास उपलब्धियां और भविष्य की योजनाओं के बारे में प्रकाश डाला। सेटिस्फाइड तो हूँ, ठीक भी हो गया, लेकिन बिल इतना कम है, मुझे शर्म आ रही है देते हुए। मैं तो हमें शर्म नहीं आ रही, आप देख तो हम सोचते हैं कि यही फायदा हम जनरल पब्लिक को पहुंचाएं। मैं सब लोगों को बहुत शुक्रगुजार हूँ, लोगों का भी। लोग मुझे आके कहते हैं, डॉक्टर साहब आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं हमें तो पता भी नहीं चलता, हम बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो मेरे जितने भी पेशेंट्स आते हैं, तो हम इस एरिया में तो हम नए हैं, तो 2 साल ही हुए, जनरल पब्लिक तो नहीं जानती, लेकिन ये जगह आपके पास भेजा है कि रेफरेंस से आते हैं, तो हम लोगों के शुक्रगुजार हैं। और साथ में हम रिटर्न में उनको इतना सा गिफ्ट दे सकते हैं कि आप 2 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। बस थैंक यू, इतना ही बताना चाहते। मैं यहाँ पल्मोलॉजी और क्रिटिकल केयर आईसीयू उसका डायरेक्टर हूँ। सर जितना फेमस और वो तो नहीं हूँ, पर हाँ मैं ये काम करीब 25 साल से कर रहा हूँ। और 2008 से मैं फोर्टिस नोएडा में था। जैसा डॉक्टर प्रवीण ने शेयर किया कि ग्रेटर नोएडा एरिया में जो भी कोई हेल्थ केयर में कदम रखना चाह रहा था या कोई हॉस्पिटल बनाते थे, तो उसमें एक प्रॉब्लम ये थी कि वो फुल टाइम डॉक्टर्स नहीं थे, सब पार्ट टाइम आते थे कि जी नोएडा से कोई आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। तो जब ये शुरू हुआ था अस्पताल, तो यहाँ पे हमने पहली एक चीज़ यही रखी थी कि 8 लोग जो अलग अलग विभाग के सीनियर्स हैं, सर को मुझे मिला के, तो हम 8 लोग यहाँ पे फुल टाइम, तो कोई पार्ट टाइम काम नहीं। हम 9 से 5 यहाँ पे छुट्टी वाले दिन छोड़ के उपलब्ध होते हैं। और ऐसे ही और भी सीनियर्स हैं जो पहले दिन से यहाँ आए और तब से हम पूरा यहाँ रेगुलर कर रहे हैं। उससे ही शायद ये धीरे धीरे बिल्डअप होके जो डिफरेंस है वो आए। तो मैं क्योंकि 2 विभाग देख रहा हूँ, समझिए कि रेस्पिरेटरी, क्योंकि एयर क्वालिटी खराब होती है, सांस से संबंधित बीमारियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो ये पैटर्न तो लगभग पूरे एनसीआर का एक ही जैसा है कि जैसे पराली जलती है, एयर सर्कुलेशन कम होता है, तो हमारा जो AQI बढ़ जाता है। और जिनको सांस की दिक्कत है, खासकर से जिनके लंग्स में प्रॉब्लम है, वो बढ़ जाती है। तो उस टाइम हम कोशिश करते हैं कि उनको प्रिवेंट कर सकें, और जिन लोगों को थोड़ी ज़्यादा दिक्कत हो उनको हम इलाज कर सकें समय पे। तो रेस्पिरेटरी के हिसाब से हमारी यहाँ पे OPD है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग है, जो श्वास की, जैसे हार्ट का इको करते हैं कि कितनी पंपिंग पावर है, उसी तरह लंग्स की पावर चेक करने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है। तो उसकी बिल्कुल वर्ल्ड की नंबर 1 एडवांस मशीन यहाँ पे है। इसके अलावा ब्रोंकोस्कोपी करना, दूरबीन की जांच फेफड़े की, फ्लोरोस्कोपी, तो इस तरह की जो भी पल्मोनरी संबंधित प्रोसीजर जो कहीं भी होते हैं, वो सारी सेवाएं यहाँ उपलब्ध हैं। इसके अलावा अगर हम इंटेंसिव केयर पे आए, तो हाँ, इस अस्पताल में सबसे अच्छी बात ये कि यहाँ पे करीब 54 ICU बेड्स का प्रावधान है, जिसमें से अभी हमने करीब 40 अभी शुरू किए हैं। मतलब मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा कि खुशी की बात है या अच्छी बात है, बट आज की तारीख में वो 40 बेड्स ऑक्युपाइड चल रहे हैं। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आज जिसको ज़रूरत है उसको हम सेवा कर पा रहे हैं। एक चीज़ बड़ी शायद किसी प्लेटफॉर्म पे बात होती नहीं है कि इंटेंसिव केयर को लेके एक पब्लिक का एक अलग रुझान रहता है कि जी ICU में गए तो है ना, ये हो जाता है या वो हो जाता है। ICU एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो भी सीरियस पेशेंट है, अगर हम आज की तारीख में तो गवर्नमेंट के भी सेट पैरामीटर्स हैं कि किनको ICU में भर्ती करना। तो एक बहुत सिंपल सी भाषा में कि जो आदमी अपने बेसिक फंक्शन सपोर्ट नहीं कर पाता,
होश की स्थिति नहीं है, सांस, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेवल ठीक नहीं है, ब्लड प्रेशर ठीक नहीं है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है या किसी और सपोर्ट की आवश्यकता है, उसको आईसीयू में इलाज होगा तो जल्दी ठीक होने का चांस मिलता है। एक बहुत सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर हम 10 सीरियस पेशेंट आईसीयू में भर्ती करते हैं पूरी दुनिया में कहीं भी, क्योंकि वो पेशेंट्स इतने क्रिटिकल हैं, उसमें से 5 सर्वाइव करते हैं, 5 नहीं करते सब इलाज करने के बाद। तो ये हमें समझने की बात होती है, जो ठीक होके जाते हैं शायद उनकी बातचीत उतनी नहीं होती, जैसे कि वेंटिलेटर पे लेने की। अगर एक छोटा बच्चा जैसे पैदा होता है तो वो अपनी सांस लेके ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन करता है। अगर कोई बड़ा आदमी नहीं मेंटेन कर पा रहा तो हम उसको वेंटिलेट करते हैं। समझ रहे हैं इसका? जी। तो वो बीमारी इतनी सीरियस होती है कि उसको वेंटिलेशन की आवश्यकता है। अगर सांस ये सब सेटल नहीं होगा 10 मिनट में तो कोई भी बीमारी ठीक होने का समय नहीं मिलेगा। कोई भी बीमारी ठीक होने का समय नहीं मिलेगा। अगर हम उनको वेंटिलेट करेंगे और उनके ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वेंटिलेटर से मेंटेन करते हैं, अगर वो बीमारी ठीक होने वाली है 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन में, तो एक समय आएगा वो ठीक होके हम ये सब सपोर्ट हटा लेंगे। अगर वो बीमारी ऐसी है कि जो वो ठीक नहीं हुई तो फिर ये सपोर्ट बेकार होगा। तो ये जो ठीक होना नहीं होना, वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट होगा नहीं होना, ये इस पे होगा कि वो हमें समय देता है। अगर बीमारी सेटल हो गई तो चीजें इम्प्रूव हो जाएगी। तो आज की तारीख में हमारे पास जो बेस्ट इक्विपमेंट कहीं भी अवेलेबल है आईसीयू में, बहुत ही सुंदर आईसीयू बनी हुई है, वेल स्टाफ है, डॉक्टर्स की टीम अच्छी है, इक्विपमेंट जो भी चाहिए होता है आईसीयू में सब अवेलेबल है। तो इनमें हम अपनी तरफ से एज डॉक्टर्स जो बेस्ट इलाज देने की कोशिश करते हैं, उनमें से बहुत से मरीज ठीक होते हैं, बहुत से नहीं हो पाते हैं, जो हम रेगुलर टाइम पे फैमिली मेंबर से डिस्कस करते हैं। कई बार हमें लगता है कि जी एज के हिसाब से, डिजीज के हिसाब से सबकी सेवा में काम है। जो इतने क्रिटिकल थे कि उनका हमने ट्रीटमेंट मतलब जो वर्ल्ड में बेस्ट स्टैंडर्ड है केयर का वो देके किया है और वो ठीक हुए। ऐसा जैसा 3 केसेस तो एक्यूट लिवर फेलियर कहते हैं, जिसमें हमने प्लाज्माफेरेसिस जो कि एक काफ़ी स्पेसिफिक तरीका है करने का आईसीयू में किया, उनको ठीक किया, वो घर गए ठीक हो गए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस एरिया की। और बाकी जो जितनी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में बीमारियां हैं उनका भी हम काफ़ी वर्ल्ड स्टैंडर्ड के जो गाइडलाइंस हैं फॉलो करके इलाज कर पा रहे हैं। आजकल जैसे हम ग्रेटर नोएडा की जनरल पॉपुलेशन देखें तो उसमें हर तरीके का क्राउड है, ऑफिस गोइंग है, यंग क्राउड है। तो उन लोगों में बहुत कॉमनली जो फैटी लिवर जैसे कहते हैं, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिजीज है, MASLD आजकल उसको बोल रहे हैं, तो उसकी काफ़ी मात्रा में लोगों को ये बीमारी सामने आ रही है। मुख्य तौर पे जो इसका कारण है होने का वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल। जैसे कोविड के बाद से हमने देखा कि ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम करने लगे, जो बाहर एक्सरसाइज करने जाते थे, घूमने जाते थे, नहीं जा पा रहे थे। तो इस कारण से फैट का एक्यूमुलेशन बढ़ा, खाना पीना वैसे ही चलता रहा और स्ट्रेस लेवल्स हाई हो गए। तो ये MASLD जो बीमारी होती है, मेटाबॉलिक एसोसिएटेड लिवर डिजीज, ये काफ़ी सामने आई। इसी तरह से जो पाचन क्रिया की बीमारी होती है उसको कहते हैं रहेंगे। तो उनके लिए जो भी ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास उपलब्ध हैं सारे। एंडोस्कोपी सूट हमारा काफ़ी जो वेल इक्विप्ड है, उसमें लेटली हमने जो छोटे बच्चे होते हैं जो कई बार सिक्का निकल गए, उनके ये खाने की नली में फंस जाता है, तो हमने वो निकाले हैं, मतलब जो इमरजेंसी के तौर पे जैसे हमारे पास आते हैं। काफ़ी लोग ठीक होके भी गए हैं, कुछ हैं जो अनफॉर्चुनेटली नहीं बच पाए। लेकिन मैं यही बताना चाहूँगा आपको कि जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से जो एक अच्छे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट मौजूद होना चाहिए वो हम जनरल पब्लिक को दे पाए। खासकर से जब बहुत ही सीरियस पेशेंट्स होते हैं तो उसमें क्या है कि कई सारे स्पेशलिस्ट इन्वॉल्व हैं।
तो जैसे मैं आईसीयू देखता हूँ तो ज़्यादातर ये सीरियस पेशेंट्स आईसीयू में स्टेशन होते हैं। तो अब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उन सब में आपस में अच्छा तालमेल हो, तभी ये पेशेंट्स ठीक हो पाएंगे। तो मेरे ख्याल से अभी हम 3 लोग बैठे हैं तो हमें जैसे हम बात कर रहे हैं इससे ही आप समझ गए होंगे कि हमारी म्यूचुअल रेस्पेक्ट या अच्छी बातचीत एक दूसरे से कितनी होती है। तो हम इस पे बहुत जोर देते हैं। कई बार आईसीयू एक नोडल पॉइंट, कई बार तो मेरे पास आते हैं तो पूरी की पूरी फैमिली एफेक्टेड होती है। हेपेटाइटिस सी, अब ये डॉक्टर साहब बताएंगे, बहुत कंटेजियस डिजीज़ है कि भाई ये जैसे एक दूसरे पे कहीं कट लग जाता है ब्रश से या शेविंग ब्लेड वगैरह से, सारी फैमिली को फैल सकता है। और इससे कि काफ़ी सीरियस लिवर डिजीज़ हो जाती है, सिरोसिस भी होता है, कैंसर भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो कंटेजियस डिजीज़ है। लेकिन क्या होता है कि पेशेंट जब हमारे पास आते हैं वो तो किसी और प्रॉब्लम के लिए आए हैं, हेपेटाइटिस सी उस वक्त थोड़ा सा इनएक्टिव होता है। तो हम मेरे जितने समझाने के बावजूद भी ये बहुत सीरियस है, आगे फॉलोअप के लिए आओ, अनफॉर्चुनेटली पेशेंट नहीं आते हैं जब तक कि बहुत सीरियस। एक दिन सीरियस हेपेटाइटिस हो सकता है, उससे डेथ भी हो सकती है, उससे ज़्यादा कि पूरी कम्युनिटी को फैल सकता है। तो ये पॉकेट्स हम पूरा डिमार्केट नहीं कर पाए हैं, ये गवर्नमेंट के लिए चाहिए कि उस एरिया में सर्वे करे और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो करें। जैसे हेपेटाइटिस बी का तो वैक्सीन है। उसके बाद कुछ चीज़ें और बताना चाहता हूँ। हम डॉक्टर जल्दी अपने प्रेस नहीं करते हैं, है ना, बट आई फील कि भाई थोड़ा सा अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसकी संख्या क्या है? ये संख्या तो पूरा सर्वे करें तभी पता चलेगा ना। इसके सिम्टम क्या होते हैं हेपेटाइटिस सी के? वो सब डॉक्टर साहब बताएंगे, सारा कुछ बताएंगे अभी। हेपेटाइटिस सी के बारे में ये बताएंगे हमारे बिलासपुर के बराबर इन दिस डिफरेंट आर्ट ऑफ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। इनफैक्ट आप लोगों को थोड़ा जान को खुशी होगी कि किसी भी बड़े हॉस्पिटल में कुछ एक डॉक्टर्स लैप्रोस्कोपी के ऐसे मिलेंगे जो मैंने ट्रीट किए, चाहे मेदांता ले लो, चाहे गंगाराम ले लो, चाहे अपोलो ले लो, कहीं भी ले लो। एक समय तो ऐसा था कि गंगाराम का पूरा डिपार्टमेंट मेरा ट्रेन था, ठीक है ना। तो आप लोग ये नहीं समझना कि हम इधर उधर पायलट्स इन दिस फील्ड। और आपको जान के और खुशी होगी कि क्वीन एलिजाबेथ की तो भी डेथ हो गई ना, लेकिन जब उसको ज़रूरत पड़ी थी तो जिस डॉक्टर को ने ऑपरेट किया, VSP रमेश, वो मेरा स्टूडेंट है, सारा ट्रेनिंग उसने यहाँ से मेरे से लिया है, तो ठीक है। और लेकिन वो लड़का ऐसा है तो वहाँ से डॉक्टरों के थ्रू मैसेज हो जाए, सर आज मेरी सेवा तक पहुँचा। देखो क्वीन एलिजाबेथ को जब फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी तो उसके लिए तो पूरी दुनिया थी ना चूज़ करने के लिए, लेकिन उसने चूज़ किया इंडियन डॉक्टर को जो पूरे का पूरे इंडिया में ट्रेन था। वो इंग्लैंड में ट्रेन नहीं था, काम कर रहा था, क्योंकि उस वक्त हमारा लैप्रोस्कोपी का जो स्टैंडर्ड था इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा था, आज भी ज़्यादा है, तो इसलिए चुना गया। तो ये हमारे लिए तो बड़ी खुशी की बात है, ठीक है ना। हाँ डॉक्टर, ज़रूरी नहीं कि हर एक को सिरोसिस ही हो। अच्छी बात क्या है, अगर हेपेटाइटिस सी पता लगता है तो 100% ट्रीटेबल। गोलियों के माध्यम से 3 से 6 महीना वेरिएट करता है कि इसको कितना देना है, एक गोली खानी है और वो 100% ट्रीटेबल बीमारी है, बट उसका इलाज भी है ना। अगर नहीं हमने उसको टाइम से पकड़ा तो वो सिरोसिस और लिवर कैंसर में भी बदल सकता है। तो अगेन इंपॉर्टेंस किसकी आती है कि मुझे स्क्रीन करें। यूपी में कई सारी बेल्ट्स हैं जहाँ पे हेपेटाइटिस सी की पॉकेट्स बनी हुई है, हेपेटाइटिस बी भी बहुत कॉमन है एरियाज में। तो आमतौर पे ये जैसे नीडल शेयरिंग से या जहाँ पे टैटू बनाए जाते हैं बहुत ज़्यादा, शेयरिंग ऑफ नीडल्स हो रही है, एक आदमी को उसी नीडल से टैटू बना, दूसरे को बना, इंजेक्शन लगे या ब्लड अनस्क्रीन ट्रांसफर हुआ, अनस्टेरलाइज इक्विपमेंट यूज हुआ पेरिफेरी में, उससे ऑपरेट कर दिया, वूंड हुआ, सिल दिया, तो इससे फैलता है ज़्यादा। वहाँ से बच्चे में भी जाता है, बट जो कॉमनली है वो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन कहते हैं, उससे होता है स्क्रीन ब्लड कॉन्टैक्ट से। अगर स्क्रीन करेंगे तो उसे 100% हम टाइम पे पकड़ के ट्रीट कर सकते हैं। तो ये उसके बारे में काफ़ी अच्छी बात। दूसरा एक उससे भी इम्पोर्टेंट है, ये तो मैं ओपीडी सेटिंग की बात कर रहा हूँ, बट उससे भी इम्पोर्टेंट होता है जब हमारे पेशेंट भर्ती होते हैं। तो जैसे डॉक्टर राजेश ने बताया था कि जब कोई आईसीयू में होता है या फिर कोई जब भर्ती होता है हमारे जैसे क्षेत्रों में, एक बीमारी के लिए कोई आता है, जैसे सर्जरी के लिए आता है, तो हम 3 स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं। हेपेटाइटिस बी का करते हैं, सी का करते हैं और HIV। जरूरी नहीं कि जब पेशेंट के विजिटर्स आ रहे हैं तो उस समय हर डॉक्टर उपस्थित हो, तो उस समय बारी बारी से
कोई कभी बता रहा है, कोई बाद में बता रहा है, तो वो चीज़ों को निगेट करने के लिए आजकल हमारे जैसे अस्पतालों में हमने MDT शुरू किया है, जिसमें कि सारे स्पेशलिस्ट एक साथ बैठ के फैमिली को ब्रीफ करते हैं, जिससे कि आगे की ट्रीटमेंट, जब कोई क्रिटिकल पेशेंट है तो आगे इसको कैसे लेके चले उसकी होगा। ऐसा नहीं है कि हमारा हॉस्पिटल कॉर्पोरेट है, हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है तो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा होगा। अब पोस्ट कोविड जो कार्डियक कंडीशन के बारे में आपने पूछा है सवाल, दूसरा सवाल मैं डॉक्टर राजेश को बोलूँगा इसके बारे में आपको। फोर्टिस हॉस्पिटल एक बड़ा नाम है और आज दूसरी वर्षगांठ यहाँ मनाई गई है। आइए खास बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। फोर्टिस हॉस्पिटल को ग्रेटर नोएडा में पूरे 2 साल हो गए हैं, तो इन अवधि के दौरान क्या कुछ खास उपलब्धि रही है और भविष्य की क्या योजना है? सबसे पहले भी अब जब भी आप एक नया हॉस्पिटल स्टार्ट करते हो, जैसे टर्शरी केयर हॉस्पिटल स्टार्ट करते हो, टर्शरी केयर में हाई लेवल ऑफ केयर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं क्योंकि हॉस्पिटल का कॉस्ट है, नए इक्विपमेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब कुछ एस्टेब्लिश करना। अब जैसे आप स्टार्ट करते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा सा रिमोट एरिया है, थोड़ा सा रिमोट है ना। यहाँ पर स्टाफ के लिए आने में दिक्कत होती है कि ज़्यादातर स्टाफ हैं वो या तो नोएडा से आ रहे हैं या दिल्ली से आ रहे हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कन्वीनियंस वगैरह की बड़ी दिक्कत है। तो डॉक्टर्स के साथ भी ऐसे ही है, क्योंकि लोकली अवेलेबल डॉक्टर्स तो बहुत कम हैं, तो हम सब बाहर से आते हैं। तो इनमें क्या होता है कि पहले 1-2 साल में डॉक्टर्स को रिटेन करना, सर्विसेज को अच्छी तरह से चलाना, ऑक्सिलरी सर्विसेज जैसे नर्सिंग, पैरामेडिकल वगैरह को प्रॉपर लेवल पे मेंटेन करना अपने आप में बड़ा काम है। ये कोई ऐसा तो है नहीं जैसे हमने रेस्टोरेंट खोल दिया, अच्छा खाना बना दिया और सर्व करना शुरू कर दिया। लेकिन हॉस्पिटल के प्रॉब्लम्स अलग होते हैं। हॉस्पिटल, हम ये कहते हैं कि 2 साल में ये उपलब्धि है कि हमने जो टारगेट रखा था कि एक हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश करना, कि इससे आगे टेक ऑफ करेंगे, वो अचीव कर लिया है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। भविष्य की क्या कुछ खास योजना है? भविष्य के कई सारी योजनाएं हैं। अब ये एक बार ये स्टेबलाइज हो गया, बेसिक सर्विसेज एस्टेब्लिश कर दिए, इंटेंसिव केयर यूनिट बना दिया है, इंटेंसिव केयर यूनिट अच्छे से चल रहा है, ऑपरेशन थिएटर भी अच्छे चल रहे हैं। फिर तो अब एक्सपेंशन का होता है, एक्सपेंशन 1 by 1 होगा। जैसे कैंसर केयर में और एक्सपेंशन, कैंसर की सर्जरी रेगुलर तरीके से होने चाहिए, डायग्नोस्टिक मोडालिटीज़ कैंसर के लिए पूरा होना चाहिए, जैसे पेट स्कैन वगैरह, उसके बाद केमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी सब हो। ट्रांसप्लांटेशन एक बहुत बड़ा फील्ड है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, चाहे आप किडनी का ले लो, चाहे आप लीवर का ले लो, दूसरी चीज़ें ले लो। धीरे धीरे ये सारा स्टेप स्टार्ट करने की ज़रूरत है। फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, ऐसे बहुत सारे अदर प्रोग्राम्स हैं जो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करने की ज़रूरत होती है, जो हमारा एम है, एम्बिशन है, और धीरे धीरे सब होगा। फोर्टिस हॉस्पिटल एक बड़ा नाम है, बड़ा हॉस्पिटल है, और ग्रेटर नोएडा चूँकि यहाँ पर जो अभी देहात क्षेत्र भी है, हाँ जी, तो आम लोगों के लिए क्या कुछ यहाँ सुविधा दी जा रही है? आम लोग सुविधा तो सबके लिए बराबर ही है। अब इसमें जैसे आम पेशेंट आते हैं, जो इंश्योरेंस लेके आते हैं वो हैं, कोई कैश कर रहे हैं, इसके अलावा CGHS, ECHS, ये सब हैं, सबके लिए बराबर सुविधा दी जाती है, चाहे पेमेंट उसका डिफरेंट होता है। जैसे हम आपको बताते हैं CGHS और ECHS, उनका बजट होता है एक सर्जरी के लिए बहुत कम होता है, जिसमें कि एक सर्जरी में हम अस्पताल को काफ़ी घाटा उठाना पड़ता है। फिर भी हम इनके वही सर्जरी करते हैं, वही कंज्यूमेबल यूज़ करते हैं जो दूसरे हाई पेइंग पेशेंट के लिए करते हैं। तो इस तरह सब के लिए एक यूनिफॉर्म सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसका बिल चाहे कुछ भी हो। अब यही सुविधा हम कह सकते हैं। सर, आज फोर्टिस हॉस्पिटल की दूसरी वर्षगांठ यहाँ मनाई जा रही है ग्रेटर नोएडा में, और एक बड़ा नाम है, तो क्या कुछ खास उपलब्धि है? उपलब्धि मैं ये कहूँगा कि 2 साल पहले जो हम एक सोच के साथ चले थे कि ग्रेटर नोएडा में जहाँ हाई क्लास ट्रीटमेंट, अच्छी वाली हाई क्वालिटी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए लोगों को नोएडा या दिल्ली या गुड़गांव जाना पड़ता है, वो इलाज हम ग्रेटर नोएडा में ही लोगों को उपलब्ध करा पाए। तो आज 2 साल होने पे हमें ये संतुष्टि मिलती है कि हम कुछ हद तक 100% तो नहीं पर 90% लेवल तक मैं ये कहूँगा कि हम ये कर पाए हैं। 90% भी वो कहूँगा कि जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, जो ज़्यादा केसेस होते हैं,
यानी रूटीन में बुखार हो गए, निमोनिया हो गए, पेट की दिक्कतें हो गई, लिवर की दिक्कत हो गई, न्यूरोलॉजी हो गई, स्ट्रोक हो गया या एक्सीडेंट केसेस हो गए, उनको अच्छी चिकित्सा तुरंत मिल पाए। इसके बाद एक लेवल जो अभी हम जो 2 साल के लिए मान के चले थे, उसमें हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे वेग से सही रास्ते पे चल रहे हैं और 90% प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन यहाँ पे कर पा रहे हैं। इसके आगे जो है अब हमारा विजन है कि आने वाले 1 साल 2 साल में जो बहुत ही हाई लेवल की टेक्नोलॉजिकली हाई लेवल की ट्रीटमेंट्स होती हैं वो भी हम यहाँ पे उपलब्ध करा पाए, ताकि बेस्ट ट्रीटमेंट बेस्ट चीज़ के लिए भी किसी को यहाँ से बाहर घर से दूर जाने की आवश्यकता ना पड़े और सब काम अच्छे से यहीं पर अच्छे कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से